वक्त मुश्किल है मैं जानता हूँ, हर तरफ बेबसी का मंजर है मुझे ये भी पता है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा ये ख्याल भी मन में आ चुका है, पर फिर भी दिल ने कहा जो कर सकते हो वो तो करो। और वैसे भी कई बार जब कुछ भी करने से कुछ ना हो तब उम्मीद का एक दिया, आशा की एक किरण घुप अंधेरे कमरे में दरवाजे के नीचे से झांकती हुई रोशनी और अंधेरी गुफा के अंदर नजर आने वाली वो हल्की सी रोशनी की झलक भी बहुत होती है वो थोड़ा और जोर लगाने के लिए, और वही थोड़ा जोर हार और जीत के बीच का फर्क बन जाता है। ये कहानी मेरी कोशिश है इस घुप अंधेरे में माचिस की तीली से एक रोशनी करने की। अंधेरा बहुत घना है, शायद एक माचिस की तीली से कुछ ना हो, शायद पूरी मशाल जलानी पड़े, पर वो मशाल भी तो इस एक तीली से ही जलेगी ना। आइए कहानी सुनाता हूं। बात आज से करीब 3-4 महीने पहले की है। कोरोना की पहली लहर को थमे अब थोड़ा वक्त हो चला था। लोग वापस सामान्य हो रहे थे। दफ्तरें, दुकानें और महीनों से बंद पड़े दरवाजे अब खुलने लगे थे। सड़कों और जिंदगियों की रौनक अब वापस आती दिख रही थी, धीरे धीरे। लोगों के मन में अभी डर तो था, मगर लगभग 1 साल तक घर बैठे रहने की वजह से बाहर निकलने को सब आतुर भी हो रहे थे। कुछ ऐसी ही लालसा रजनी के मन में भी थी। रजनी बैंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, फुल टाइम प्रोफेशनल। वो आजकल कहते हैं ना बॉस लेडी, कुछ वैसी ही। अभी 1 साल पहले तक रजनी की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, मगर पिछले साल जब कोरोना की लहर आई तो लाखों और लोगों के साथ रजनी की भी जिंदगी बदल गई। कोरोना की वजह से जिन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें से एक रजनी का पति भी था, अविनाश। जब रजनी और अविनाश साथ थे तब जिंदगी अलग थी। अविनाश एक फ्रीलांस म्यूजिक प्रोड्यूसर था जो घर पे ही एक अलग कमरे में बने अपने स्टूडियो से दुनिया भर के लोगों के लिए संगीत बनाकर उसे बेचता था। उसकी कमाई का यही जरिया था। उसे कभी किसी की नौकरी करनी ही नहीं थी। वो हमेशा से चाहता था कि कुछ ऐसा करे जिसमें उसका सुकून हो, और म्यूजिक प्रोड्यूसर बनकर उसकी ये चाहत भी पूरी हो गई थी। एक तरफ तो वो संगीत के अपने जुनून को हर दिन जी पाता था, और दूसरी तरफ उसकी आमदनी भी अच्छी हो जाती थी। कई बार तो रजनी के महीने भर की सैलरी से ज़्यादा वो 10 दिन की मेहनत से ही कमा लेता था। इस वजह से कभी कभार उन दोनों की मीठी झड़प भी होती थी। क्यों तुम इस नौकरी के चक्कर में इतनी परेशान रहती हो? मुझे देखो, सारा दिन घर पे रहता हूँ, काम भी कर लेता हूँ और कमाई भी अच्छी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ो और सुकून से ज़िंदगी जियो। अक्सर रजनी को सुबह ऑफिस के लिए हड़बड़ी में तैयार होता देख अविनाश उससे कहता था, पर यह सब सिर्फ कहने की बातें थी। जब रजनी और अविनाश पहली बार कॉलेज में मिले थे तब उन्हें एक दूसरे की सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि साथ होकर भी वो कभी एक दूसरे के बीच नहीं आते थे। आज उनकी शादी को 9 साल बीत चुके थे, मगर दोनों का व्यक्तित्व अपने आप में पूरा था। वो आज़ाद थे, न कभी रजनी अविनाश के सपनों के आड़े आई और न अविनाश कभी रजनी की खुशियों के बीच आया। दोनों की साथ में एक दुनिया होने के अलावा अपनी अलग अलग दुनिया भी थी, जिसमें वो कभी दखल नहीं देते थे। थोड़ी अलग थी उनकी जोड़ी। दोनों ने साथ मिलकर अपना पूरा आशियाँ बना लिया था। बैंगलोर की एक प्रतिष्ठित सोसाइटी में उनका फ्लैट था। घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए मेड, सुख सुविधा के सारे साधन और अपना ड्राइवर भी रखा हुआ था। उनकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था, मगर पिछले साल जब अविनाश को कोरोना हुआ तो वो उससे उबर नहीं पाया और रजनी को ज़िंदगी के बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। आज इस बात को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीनों में रजनी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। जिस शहर में उसकी पूरी दुनिया बसती थी,
आज वही शहर उसे काटने को दौड़ता है। कई सालों पहले जब रजनी बैंगलोर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए आई थी, तब उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसी शहर की होकर रह जाएगी। कॉलेज में ही अविनाश से मिलना हुआ, फिर दोनों साथ हो गए। इसी शहर में रजनी की नौकरी भी लगी। सब यही तो था उसका, और इस पूरे सफ़र में अविनाश उसके साथ था। यही वजह है कि अविनाश के जाने के बाद से ये पूरा शहर ही उसे काटने को दौड़ता है। हर गली, हर चौक, हर रेस्टोरेंट और हर कॉफ़ी हाउस रजनी को अविनाश की ही याद दिलाते हैं। बाहर का तो क्या ही कहें, रजनी को अपना घर भी अब पराया लगने लगा है। जब से अविनाश गया है, रजनी अक्सर उसके स्टूडियो वाले कमरे में जाकर घंटों बैठती है। यहाँ उसे अविनाश के करीब होने का एहसास होता है। आखिर यही वो जगह है जहाँ अविनाश सबसे ज़्यादा वक्त बिताता था। उसके कमरे की हल्की स्लेटी रंग की दीवारें बिल्कुल नीरस जान पड़ती हैं। उन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि यह अविनाश जैसे कलाकार का कमरा था। ठीक इस कमरे की तरह अब रजनी की जिंदगी भी नीरस हो गई थी। कमरे में टंगी उनकी शादी की एक तस्वीर रजनी के जख्मों को और भी कुरेद देती है। एक सुनहरे अतीत की यादों में रजनी दो पल को जैसे खो जाती है, और तभी उसकी नज़र कंप्यूटर टेबल के दराज में रखे एक सिगरेट के डब्बे और नीले रंग के लाइटर पर पड़ती है। नीला रंग अविनाश को सबसे ज्यादा पसंद था। जब शादी के बाद रजनी और अविनाश हनीमून पर गए थे, तब वहां एक शाम समंदर की लहरों पर बलखाते एक क्रूज पर आसमान के सुर्ख नीले रंग को देखकर अविनाश ने उसे बताया था कि नीला उसका पसंदीदा रंग है। तुम्हें पता है मेरा दिल तुम पर सबसे पहले कब आया? अविनाश ने अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए रजनी से पूछा था। नहीं तो बताओ कब आया? रजनी ने अपने बाएं हाथ से अपने बालों को कान के पीछे टांकते हुए जवाब दिया था। रंगों की दुनिया में पीला, गुलाबी और लाल सब कमाल हैं। रंगों की दुनिया में पीला, गुलाबी और लाल सब कमाल हैं, पर नीले रंग के आगे मुझे तो बाकी सब लगते कंगाल हैं। ऐसे ही हंसी हंसी में एक अदना सा शेर पढ़कर अविनाश ने कहा, ये नीला आसमान देख रही हो? शाम के वक्त ऐसा सुर्ख नीला आसमान अमूमन सिर्फ समंदर के ऊपर ही देखने को मिलता है। न पहाड़ों में, न मैदानों में और न कहीं और, सिर्फ समंदर के ऊपर ही। इसलिए मुझे समंदर की शामें बेहद अजीज हैं। ये मुझे मेरे पसंदीदा नीले रंग से सराबोर कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे पहली मुलाकात में ही कर दिया था, जब मैंने तुम्हें नीली डेनिम की जीन्स और जैकेट में पहली बार देखा था। उस दिन भी तुमने ठीक ऐसे ही अपने बालों को अपने कानों के पीछे करते हुए मुझसे फर्स्ट ईयर के क्लासरूम का रास्ता पूछा था। बस तब से ही तुम्हारे प्यार का ये नीला रंग मुझ पर चढ़ गया। ये सब याद आते ही रजनी फूट कर रो पड़ती है। रजनी और अविनाश यूं तो कभी एक दूसरे की इच्छाओं के बीच नहीं आते थे, मगर ये सिगरेट एक चीज थी जहां वो अक्सर टकरा जाते थे। रजनी को इस सिगरेट से नफरत थी, और दूसरी तरफ अविनाश लाख चाह कर भी इस बला से पीछा नहीं छुड़ा पाता था। जब वो अपने काम की धुन में मशगूल होता था तो एक के बाद एक सिगरेट ऐसे सुलगाता था जैसे स्टूडियो वाले बंद कमरे के अंदर उसका ऑक्सीजन वहीं से आता हो। शायद उसे नहीं पता था कि एक दिन यही सिगरेट रजनी से उसके दूर होने का कारण बन जाएगा। अगर उसे पता होता तो वो ज़रूर वक्त रहते सिगरेट छोड़ देता। जब कोरोना की मार उस पर पड़ी तो कमज़ोर फेफड़ों की वजह से वो जंग हार गया और रजनी को अकेला छोड़ गया। उसके जाने के बाद रजनी ने उसके स्टूडियो को ज़रा भी नहीं छेड़ा था। हर चीज़ वैसे ही रखी थी जैसे अविनाश छोड़ कर गया था। इसलिए आज जब रजनी की नज़र दराज में रखे सिगरेट के डब्बे और लाइटर पर पड़ी तो वो फूट पड़ी। पर आज उसके गुस्से का गुबार उस पर हावी था और उसने सिगरेट का डब्बा उठाकर कमरे के एक कोने में फेंक दिया। रजनी लाइटर को भी फेंकने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने 2 पल लाइटर को देखा और फिर उसे मुट्ठी में कस लिया। ये भी तो अविनाश की एक याद ही थी, भला इसे कैसे फेंक सकती थी? ऐसा सोचते हुए उसने फेंका हुआ सिगरेट का डब्बा भी उठा लिया। वो स्टूडियो वाले कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर वापस ताला लगाया
और अपने बेडरूम में जाकर वो लाइटर और सिगरेट का डब्बा हिफाजत से अपने पर्स में रख दिया। जब से अविनाश गया है, रजनी लगातार इस शहर से दूर भागने के बहाने ढूंढती रहती है और अभी कुछ दिनों पहले उसे यह बहाना मिल भी गया। रजनी को दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आया। इससे पहले भी उसे ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके थे, मगर उसने हमेशा सबको मना कर दिया। पर अब मामला अलग था। अब रजनी के पास इस नौकरी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। वो आज पर मंडराते हुए अपने कल के साये से दूर भाग जाना चाहती थी। रजनी ने ज़्यादा ना सोचते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और महीने भर के अंदर बैंगलोर से सब समेट कर दिल्ली आ पहुंची। अब रजनी को दिल्ली आए लगभग 4 महीने बीत चुके थे। इतने समय में उसने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। बैंगलोर में तो फिर भी उसके और अविनाश के दोस्त हफ्ता 10 दिन में एक बार उसका हाल समाचार पूछ जाते थे, मगर यहाँ इस अजनबी शहर में रजनी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। 1.5 महीने नए ऑफिस आने जाने के बाद कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए नए ऑफिस वालों ने भी वर्क फ्रॉम होम का फरमान जारी कर दिया, जिसकी वजह से रजनी अब सारा काम घर से ही करती थी। इतने कम समय में उसकी ऑफिस में भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। बाहरी दुनिया से जो थोड़ा बहुत उसका नाता अब रह गया था, वो ऑफिस के ऑनलाइन मीटिंग्स और कॉल्स की वजह से ही था, और रजनी को इससे कोई शिकायत भी नहीं थी। आखिर वो यही चाहती थी, इसी के लिए तो उसने बैंगलोर छोड़कर दिल्ली आने का फैसला लिया था। रजनी दिन में ऑफिस का काम करती और रात के वक्त अपने और अविनाश की तस्वीरों को लैपटॉप पर निहारते हुए कभी अच्छे पलों को याद करके मुस्कुराती, तो कभी अविनाश को छोड़कर जाने के लिए कोसते हुए सुबह का सोया। बाहर की दुनिया के लिए रजनी अब संभल चुकी थी। जब भी उसके माता पिता का फ़ोन आता, वो उन्हें सब अच्छा ही बताती और फ़ोन रखने के बाद वापस मायूसी की चादर में लिपट जाती। बैंगलोर वाले दोस्तों से भी बातचीत करना अब उसने बंद कर दिया था। वो बाकी सबसे दूर होकर खुद को अविनाश के ज़्यादा करीब महसूस करती थी। एक तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का प्रकोप फिर से प्रचंड रूप धारण कर चुका था। इस बार पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक। हर दिन हजारों लोगों की जान जा रही थी। वैसे तो रजनी ने खुद को अपने एक अलग दायरे में बांध लिया था, जहां वो आहिस्ता आहिस्ता बाहरी दुनिया से सारे नाते तोड़ रही थी, मगर एक दिन अविनाश के फेसबुक पर उसकी पुरानी तस्वीरें देखते हुए अचानक उसकी नज़रों के सामने एक वीडियो आया। घंटों गुहार लगाती रही महिला इलाज न मिलने की वजह से पति ने अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ा। वीडियो पर लिखी लाइन देखकर रजनी को काटो तो खून नहीं, वो सकपका गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस एक लम्हे में पिछले 8-10 महीने की उसकी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। रजनी को हर एक बारीकी वापस ध्यान आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो अविनाश को नहीं बचा पाई थी। अविनाश को तो इलाज भी मिला था और बढ़िया अस्पताल भी, मगर फिर भी वो अपने पति, अपने प्यार को नहीं बचा पाई। और यहाँ एक औरत ने अपने पति को इसलिए खो दिया क्योंकि उसे इलाज भी नहीं मिल पाया। ये एक पल रजनी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। इस एक पल में उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपने दुख को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे दिया है। शायद वो अपने दर्द के आगे दूसरों की व्यथा भूल गई है। हाँ, उसने अपना पति खोया था, मगर इस महामारी की वजह से लाखों और लोगों ने उनके अपनों को खोया था। इस एक लम्हे में अचानक न जाने क्या हुआ और रजनी के अंदर जैसे सब बदल गया। उसके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। उसने बिस्तर के साथ लगे टेबल से पानी का बोतल लिया और एक ही सांस में उसे आधा खाली कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, कलाई पर बंधा रबर बैंड निकाला और अपने बालों को बांधकर एक गहरी सांस ली। ये रात रजनी की ज़िंदगी में बहुत लंबी होने वाली थी। उसने अपना फ़ोन चालू किया, लैपटॉप पर सारे सोशल मीडिया अकाउंट को दोबारा शुरू किया और रात भर कभी सोशल मीडिया तो कभी फ़ोन पर जाने अनजाने लोगों को कॉल करते हुए वो अपने नोट्स वाली डायरी में कुछ लिखती रही। अगली सुबह करीब 4 बजे उसने हर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा। आप भारत के किसी भी कोने से हों, अगर आपको ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, दवाइयाँ या मरीज और उनके परिवार के लिए खाने की ज़रूरत है, इस नंबर पर फ़ोन करें। आप तक हर संभव मदद पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही उसने हर शहर में ऐसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने वालों के नाम और नंबर्स की एक लिस्ट भी शेयर कर दी ताकि लोग खुद भी उन तक पहुँच सकें। वैसे तो रजनी सारी रात सोई नहीं थी, मगर पिछले 8-10 महीनों में आज उसकी ज़िंदगी की सबसे ताज़ी सुबह हुई थी।
अब उसने बीड़ा उठा लिया था कि जितनों की हो सके मदद करेगी। एक तरफ तो रजनी दूसरों की मदद करने में पूरी तरह जुट गई थी और दूसरी तरफ वक्त अपने पासों के साथ अगली चाल चलने को तैयार था। दूसरों की मदद करने के सिलसिले में रजनी ने अब कई बार हॉस्पिटल आना जाना भी शुरू कर दिया था। लगभग 2 महीने वो पूरी तरह दूसरों की मदद और सेवा में जुटी रही, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हिम्मत को दोबारा तोड़ कर रख दिया। एक तो रजनी को अपनी तबीयत कुछ दिनों से नासाज लग रही थी और दूसरा, एक ही दिन में उसके सामने 3 ऐसे मौके आए जब वो लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ लोगों की मदद नहीं कर पाई। उनमें से एक का जब रात के 3 बजे उसे फ़ोन आया तो रजनी को लगा शायद कुछ इंतज़ाम हो गया हो, मगर वो फ़ोन यह बताने के लिए आया था कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ रजनी की तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ इस खबर ने उसे और भी तोड़ कर रख दिया था। 2 दिनों बाद जब रजनी का टेस्ट रिपोर्ट मिला तो पता चला कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है। पहले तो उसे एक झटका सा लगा, मगर उसने तुरंत खुद को संभाला। एक तो उसे इतने महीनों बाद जीने की एक नई वजह मिली थी और अब ये। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो यही सही। अगर वो मुझे अविनाश से मिलाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर उसने आंसू पोंछे और अपनी हालत के बारे में बिना किसी को कुछ बताए सबकी मदद करती रही। अब उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसके सर पर बस एक ही धुन सवार थी, अपनी मौत से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना। क्योंकि अब वो बाहर नहीं जा सकती थी तो इस काम में उसका फ़ोन उसका साथी बना। उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से उसकी हालत अब और भी ख़राब होती जा रही थी। कभी सांस ना आना, कभी अचानक से चक्कर आ जाना, कभी बदन का बुखार से तपना। उसके साथ ये सब हो रहा था, मगर रजनी अब बेफिक्र हो चुकी थी। तीसरे दिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा बालकनी में जाकर थोड़ी देर बैठ जाती। बिस्तर से बालकनी तक का सफ़र उसने बहुत मुश्किल से तय किया और जैसे ही उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला उसने देखा वहाँ एक नीले रंग का डब्बा पड़ा है। उसे याद नहीं था उसने ये डब्बा यहाँ कब रखा। रजनी ने उत्सुकता से वो डब्बा खोला तो अंदर उसे 3 मंजिलों वाला टिफ़िन और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, आपने सबकी बहुत मदद की है, मैं यह बात जानता हूँ। अब जब आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद करने चला आया। मुझे आप पर गर्व है। मैं कौन हूँ उसकी चिंता ना करें। आज से जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपका खाना और ज़रूरत की दवाइयाँ आपको यहीं बालकनी में मिल जाएंगी। बस अपना ख्याल रखें और ऐसे ही सबकी मदद करती रहें। और हाँ, खाना खत्म होने के बाद ये डब्बा वापस यहीं रख दें। मैं इसे लेकर दूसरा डब्बा रख जाऊँगा। ये चिट्ठी पढ़कर रजनी की आंखें बाहर आई। वैसे तो उसके मन में हज़ारों सवाल उमड़ रहे थे, मगर भूख ज़्यादा ज़ोर की लगी थी। उसने डब्बा खोला और तुरंत खाने में लग गई। इस अजनबी डब्बे वाले ने न जाने खाने में क्या जादुई मिलाया था कि एक वक्त का खाना खाकर ही रजनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें नई जान सी आ गई हो। यह अजनबी जो भी था, उसने रजनी के अंदर जीने की इच्छा को फिर से थोड़ा जोर दिया था। अब रजनी ने भी अपना थोड़ा ख्याल रखना शुरू किया। उसके लिए हर दिन 3 वक्त का खाना ऐसे ही नीले डब्बों के जरिए आता रहा और वो फ़ोन पर ही दूसरों की मदद करती रही। एक दिन रजनी बड़े जतन से वक्त निकालकर पर्दे की ओट में छुप कर बैठी कि आज तो इस डब्बे वाले को पकड़ ही लेगी। और उसने पकड़ भी लिया, मगर डब्बे वाला थोड़ा ज़्यादा तेज था। रजनी को सिर्फ इतना दिखा कि ऊपर से एक रस्सी आई जिसके किनारे पर एक हुक के जरिए एक नीला टिफ़िन टंगा था। रजनी की बालकनी में आकर उस रस्सी ने नया टिफ़िन रखा और अपने हुक में पहले वाले टिफ़िन को टांग कर वापस ऊपर चला गया। रजनी को लगा जैसे उसने चोर पकड़ लिया हो ना हो ये अजनबी ऊपर की फ्लोर पर रहने वाला कोई है। उसने फैसला लिया कि ठीक होने के बाद वो ऊपर जाकर उसका धन्यवाद करेगी। यूं ही करते कुछ और दिन बीते और रजनी अब ठीक हो गई। एक दिन उसने डब्बा वापस करते वक्त उसमें एक चिट्ठी डाल दी। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना ख्याल रख लूँगी और आपसे मिलने जल्दी ही आऊँगी। उसके बाद भी वो टिफ़िन एक बार दोबारा रजनी की बालकनी में आया और इस बार उसमें खाना नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी थी। जी बहुत अच्छा, खुशी हुई आपकी बेहतर हालत के बारे में जानकर। जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ेंगी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। दरअसल मुझे किसी ज़रूरी काम से अचानक गांव जाना पड़ रहा है, जहाँ से वापस आना 2-3 महीने के बाद ही होगा। मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम तब मिल लेंगे। आप अपना ख्याल रखें और इसी तरह बाकी सबकी मदद करती रहें।
इस बात को अब कुछ महीने बीत चुके थे। देश भर में हालत अब थोड़ी बेहतर हो रही थी। जहाँ रजनी को पहले एक दिन में 100 से ज़्यादा फ़ोन आते थे, वहीं अब मुश्किल से 10 फ़ोन आते जिनकी मदद वो बड़े आराम से कर देती थी। अब रजनी बदल चुकी थी। अब उसे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आ चुका था। यूं ही एक दिन अचानक उसे अविनाश की बहुत याद आई और उसके मन में एक ख्याल आया। आखिर अविनाश को सिगरेट में ऐसा क्या मिलता था जो वो इसे कभी छोड़ नहीं पाया। आज मैं भी एक सिगरेट पीकर देखूं। ऐसा सोचकर वो अपना पर्स टटोलने लगी, जिसमें उसने अविनाश का वो नीला लाइटर और उसकी आखिरी सिगरेट की डिब्बी को रखा था। वो बहुत देर तक ढूंढती रही। उसने पूरा बैग ज़मीन पर उड़ेल दिया, मगर वो नीला लाइटर उसे कहीं नहीं मिला। हाँ, वो सिगरेट की डिब्बी ज़रूर थी, मगर उसमें से एक सिगरेट गायब थी। लगता है किसी ने बैग से चोरी कर लिया। ऐसा कहकर रजनी ने सर पकड़ लिया। उसकी आखिरी निशानी भी कोई चुरा गया। क्या ज़माना आ गया है। रजनी ऐसा बुदबुदा रही थी कि तभी उसे मदद मांगने के लिए एक फ़ोन आ गया और उसका ध्यान इस बात से हट गया। कुछ समय और बीत जाने के बाद एक दिन अचानक रजनी के मन में यह बात आई कि क्यों न एक बार बैंगलोर वाले घर जाकर कुछ दिन वहाँ रहे। वैसे भी जब से वो बैंगलोर से दिल्ली आई थी, एक बार भी वापस नहीं गई थी, और ये ऊपर के फ्लोर वाले का भी तो धन्यवाद करना है। ऐसा सोचकर उसने पैकिंग की और एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी, उसे एक पल को कुछ अजीब सा लगा। लिफ्ट में ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए तो कोई बटन था ही नहीं। सीढ़ियों से जाने में वक्त लग जाता और उसे एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। उसने सोचा कि बैंगलोर से वापस आने के बाद अपने मददगार से मिल लेगी। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से निकलते वक्त रजनी को बिल्डिंग का गार्ड नजर आ गया, तो उसने पूछ लिया, ये लिफ्ट में मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का बटन क्यों नहीं है? क्यों मजाक कर रही हैं मैडम? गार्ड ने कहा। क्या मतलब? रजनी ने पूछा। जब टॉप फ्लोर पर आप ही रहती हैं तो आपके ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का बटन कहाँ से होगा मैडम? गार्ड ने जवाब दिया। रजनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने गार्ड से एक बार और पूछा, अगर टॉप फ्लोर पर मैं रहती हूँ तो छत पर जाने का तो कोई रास्ता होगा ना? नहीं मैडम, छत पर कोई नहीं जा सकता, नॉट अलाउड। छत की चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है और छत का दरवाज़ा सिर्फ लिफ्ट के मेंटेनेंस और टंकियों की सफाई के लिए खोला जाता है, गार्ड ने कहा। रजनी हड़बड़ी में थी तो उसने कोई और सवाल नहीं किया, बस अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही बात चलती रही कि जब ना उसके ऊपर कोई रहता है और ना ही कोई छत पर आ और जा सकता है, तो ये डब्बे उसके पास हर रोज़ 3 बार कैसे पहुँचे। वो हर संभव तरीके से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे उसका जवाब नहीं मिल रहा था। बैंगलोर पहुंचकर भी एयरपोर्ट से अपने फ्लैट के बीच पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जब उसे कोई जवाब समझ नहीं आया तो उसने सोचना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वापस जाने के बाद पता लगाऊंगी। खुद को ऐसा दिलासा देकर वो शांत हो गई। अपने फ्लैट पर वापस पहुंचने के बाद पहले रजनी ने पूरे घर को साफ किया और फिर आखिर में अविनाश के कमरे में गई। वहाँ भी पूरी सफाई करने के बाद जब वो अविनाश की कुर्सी पर जाकर बैठी तो उसे अविनाश के करीब होने का एहसास हुआ। अनायास ही उसका हाथ दराज की तरफ बढ़ा और उसने दराज खोल दिया। अंदर रजनी ने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। दराज में अविनाश की नीली लाइटर और एक अधजली सिगरेट रखी हुई थी। ये देखकर रजनी का वही हाल हुआ जो ये सब सुनकर आपका हो रहा है। उसे वो खाने के डब्बे किसने दिए? ये अधजली सिगरेट और ये लाइटर यहाँ कैसे पहुंचे? कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है।